Ayurveda as an immunity booster during COVID-19. जैसा मेरे परिचय में बताया कि मैं बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हूं और इसलिए आयुर्वेद के व्यक्तियों के संपर्क में जरूर रहता हूं, थोड़ी जानकारी भी है और कुछ कुछ सीख भी रहा हूं। अभी वर्तमान का जो वायुमंडल है यह कोरोना का कालखंड है। पूरे देश भर में लॉकडाउन है, अलग अलग प्रकार से यह स्थिति स्थानीय निवासी कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम भी बहुत बड़ा है। स्ट्रेन बैक्टीरिया है, वेजिटेबल स्ट्रेन बैक्टीरिया है। अभी तक इसकी कोई दवा भी नहीं बनी है। हर व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का अनुभव पहली बार ही आया है। आज से 100 वर्ष पहले टीबी की जब महामारी फैली थी तब इस तरह का कंसेप्ट आया था, महामारी आई थी, और इसीलिए वर्तमान की पीढ़ी और पहले की पीढ़ी में यह चीज नहीं दिखाई देती, और इस कारण से इसकी अभी कोई सीधा दवा भी नहीं है। जो भी औषधि मिल रही है वो औषधि लक्षणों के आधार पर है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। वो सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं, उनको कैसे ठीक करना चाहिए, यह खोज नहीं हुई है। खोज जारी है, दवाओं का ट्रायल भी है। एलोपैथिक सिस्टम से भी ट्रायल हो रहा है, आयुर्वेद से भी हो रहा है। सीएसआर के जो डायरेक्टर है डॉक्टर गणेश मांडे, पिछले दिनों उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि उनकी लेबोरेटरीज में 7 दवाओं का ट्रायल हो रहा है, जिनमें से 4 आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। और इसलिए आयुर्वेद का रोल एक बहुत अच्छा है। आयुर्वेद की एक और विशेषता है जो किसी भी ट्रीटमेंट, किसी भी पद्धति की नहीं है। अन्य पद्धतियों में व्यक्ति रोगी हो गया, उसके लक्षणों के आधार पर उसकी चिकित्सा होती है, लेकिन आयुर्वेद में पहली ही चीज है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यह चिकित्सक का पहला कार्य है। और इसलिए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर उसमें पहला बड़ा काम है जो शायद अन्य में नहीं है। और यही कारण है आयुर्वेद को चिकित्सा का विज्ञान नहीं, जीवन का विज्ञान बोला गया। और एक चीज ध्यान में आई, अगर हम आंकड़ों को देखेंगे तो ये कोरोना में, वैसे तो हर महामारी का एक पैटर्न रहता है, उसको बढ़ने का भी, उसको कम होने का भी। इस कोरोना का भी एक पैटर्न है। कोई भी महामारी एक साथ खत्म नहीं होती, इसको समय लगता है। धीमे धीमे ट्रेलिंग होती है और ट्रेलिंग में वो खत्म होती है। और इसलिए आज की स्थिति कैसी है कि भारत में लगभग 1.5 लाख से कुछ अधिक रोगी हैं, लेकिन भारत ने समय रहते हुए उसके कदम, स्टेप्स ले लिए। पहले लॉकडाउन कर दिया, उसका परिणाम हुआ कि हमारे यहाँ इन्फेक्शन कम फैला। कितना कम फैला, अगर हम विद्यार्थियों को आकलन करना हो तो अमेरिका की आबादी भारत की तुलना में 40% है। आज वहां पर 17.5 लाख से भी अधिक पेशेंट हैं। वहां का मॉर्टेलिटी रेट वो 6% से भी ऊपर है। रिकवरी रेट बहुत कम है। बूढ़े लोगों को तो जैसे उन्होंने छोड़ दिया है अपने हाल पर। भारत ने
जहां की आबादी अमेरिका की तुलना में 2.5 गुना है। आज के इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग जो हर चीज का रेफरेंस पॉइंट अमेरिका लेते हैं, दवाओं के मामले में या के मामले में भी, के लिए विचार करिए कि अगर भारत ने लॉकडाउन नहीं लिया होता समय के पहले, तो हमारे यहाँ भी 50 लाख से ऊपर पेशेंट हुए होते। लॉकडाउन का ही परिणाम है कि हमारे यहाँ पेशेंट्स की संख्या अभी 1.5 लाख से कुछ अधिक है। और वैसे ही मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट अभी 2.61 है, बहुत कम है हमारे पास। ये हमारी इस लॉकडाउन की सफलता है। और रिकवरी रेट ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि 44% के भी हम आगे बढ़ गए। इतना रिकवरी रेट पूरे विश्व के बहुत कम देशों में है। इसलिए इसकी कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। वैक्सीन हमेशा उसमें समय लगता है डेवलप होने में, केवल प्रिवेंशन ही है। और एक चीज ध्यान में आती होगी कि जो भी रोगी बनते हैं, वे रोगी जब बाहर आते हैं तो केवल एक ही चीज बोलते हैं कि हमने अपना मनोबल बढ़ा के रखा, तो उसका परिणाम हुआ कि हमको जल्दी सफलता मिल गई, हम ठीक हो गए। बात सही है कि हमको सफलता मिली, लेकिन ये क्यों? ये मनोबल बढ़ा, तो मनोबल बढ़ने से क्या परिणाम आया उनके शरीर में? यही है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। आयुर्वेद में जिसको कहा गया व्याधि क्षमत्व, कि किसी भी शरीर को कितनी व्याधि सहन करने की क्षमता है, इम्यूनिटी है। सौभाग्य से भारत का की जो जलवायु है, यह जलवायु 6 ऋतुओं वाली है। यहाँ के व्यक्ति को अधिक गर्मी, अधिक ठंडक, अधिक वर्षा, इसका सहन करने का अभ्यास है। भारत एक सांस्कृतिक देश भी है, ऑप्टिमिस्टिक कंट्री है। पूरे विश्व की तुलना में जो कुछ देश ऑप्टिमिस्टिक कंट्री कहलाते हैं, उसमें भारत एक है। ये ऑप्टिमिज्म शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और इसीलिए अभी की जो स्थिति है, अगर हम एक सूत्र रूप में कहें तो इम्यूनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इन्फेक्शन। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो इन्फेक्शन कम रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो इन्फेक्शन ज्यादा नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर और एक पहलू है, पॉजिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिकवरी। अगर व्यक्ति पॉजिटिव अप्रोच वाला है तो रिकवरी रेट अच्छा मिलेगा। और इसीलिए इन पहलुओं को अगर हमने ध्यान में रखा तो हम इस समस्या के बारे में ठीक से विश्लेषण कर पाएंगे, इसको निजात दे पाएंगे। अब प्रश्न खड़ा होता है, हाउ टू बूस्ट दिस इम्यूनिटी। इसके बहुत सारे पहलू हैं, उनमें से कुछ पहलुओं की चर्चा मैं करूंगा और कुछ पहलुओं की चर्चा डॉक्टर कमलेश जी करने वाले हैं। व्यक्ति को हर देश की जो जलवायु है, हर व्यक्ति का शरीर उस जलवायु के अनुसार एडजस्टेड होता है, उसी में ही उसकी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होती है। कई बार एक्सपोजर से भी अच्छी इम्यूनिटी होती है। जब कभी मौसम बदलता है तो हम देखते होंगे कि ऐसे युवा, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे व्यक्ति जो समूह में रहते हैं, खेलते कूदते हैं, सबके साथ मिलना जुलना है, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। कौन बीमार पड़ेंगे? हायक है। स्वस्थ जीवन शैली का जीवन जीना यह बहुत आवश्यक है। ये स्वस्थ जीवन शैली ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। सरलता से देखेंगे तो यह ध्यान में आएगा कि हर व्यक्ति छोटे छोटे विषयों को ध्यान में रखकर स्वस्थ जीवन शैली का पालन कर सकता है।
और इन्हीं छोटे छोटे नियमों की अवहेलना से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, उसकी इम्यूनिटी गड़बड़ होती है। आज का विद्यार्थी, उसको लगता है कि मैं तो युवा हूं, शरीर में ताकत भी है, उत्साह भी है, इसलिए मैं कुछ भी खा सकता हूं, कभी भी खा सकता हूं, कितना भी खा सकता हूं, कभी भी सो सकता हूं, कभी भी जाग सकता हूं। और इस अति उत्साह में रहने के कारण अनुभव में आता है कि वे बराबर उनकी इम्यूनिटी धीमे धीमे कम होती चली जाती है। इसीलिए स्वस्थ जीवन शैली में जीवन व्यतीत करना, आयुर्वेद में 5 चीजें बताई गई: दिनचर्या, आहार, विहार, आचरण और विचार, और कुछ चीजें और हैं। तो मैं केवल एक थोड़ा टच करता हूं इस पहलू को, कमलेश जी अधिक लेंगे, विस्तार से लेंगे इसमें। कि उदाहरण के लिए दिनचर्या है, प्रातःकाल सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये हर एक के लिए बताया गया, ये स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण भाग है। प्रातःकाल की शुद्ध हवा, ऑक्सीजनेटेड एयर, यूवी रेडिएशंस, ये सभी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। कितनी लाभकारी है कि जीव, हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते से हम बीमार पड़ने पर दवा ले सकते हैं, लेकिन हमने कभी किसी जानवर को किसी डॉक्टर की क्लिनिक पर जाते देखा है क्या? वे भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन वे प्रकृति के अनुसार जीते हैं। और ऐसी जो वायु है, वे प्रातःकाल और सायंकाल जब उनको मिलती है, वो हीलिंग नेचर की होने के कारण से छोटे मोटे रोग ठीक हो जाते हैं। प्रकृति के साथ रहने के कारण से उनको बहुत सारी जानकारी भी होती है। एक छोटा ही उदाहरण ले लें, जिसको हम जानते हैं कि हमने कुत्ते को कभी घास खाते नहीं देखा होगा, लेकिन जब उसका पेट खराब होता है तो वो कुत्ता घास खाता है। अब कुत्ते को किसने प्रशिक्षण दिया कि पेट खराब होने पर घास खाना चाहिए? उसने साथ में रह करके सीखा। मैं एक बार जयपुर से अलवर जा रहा था, रास्ते में सरिस्का अभयारण्य पड़ता था। मेरे साथ एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा भाई साहब थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। रुक गए। आज से 6-7 वर्ष पहले की घटना होगी। हम जैसे ही रुके तो हमको एक हंगेरियन महिला से परिचय हुआ। मैंने पूछा उनसे, परिचय हुआ कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर बंदरों के स्वभाव का अध्ययन कर रही हूँ। तो हमारी उत्सुकता बढ़ गई। हमने कुछ पूछा कि आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इन बंदरों को मालूम है कि अगर खांसी हो तो हमको अड़ूसे का पत्ता खाना चाहिए, थोड़ा पेट गड़बड़ हो तो तुलसी की पत्ती खानी चाहिए, थोड़ा बुखार हो तो नीम की पत्ती खानी चाहिए, और हम खाते हुए देखते हैं। मुझे ये ध्यान में नहीं आता कि आखिर इन बंदरों को किसने सिखाया कि खांसी होने पर अड़ूसे की पत्ती खाना चाहिए, पाचन तंत्र गड़बड़ होने पर तुलसी की पत्ती खाना चाहिए, बुखार आने पर नीम की पत्ती खाना चाहिए। इन्होंने यह प्रकृति के साथ रह करके सीखा, और इसीलिए इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। हमारे विचार करने के लिए है, क्या हम प्रकृति के अनुसार जीवन नहीं जी सकते? हम आरोग्य भारती में सबको थोड़ी सी जानकारी और देते हैं। ठीक है, अभी हमको अभ्यास नहीं है, लेकिन हम अभ्यास कर सकते हैं। अभी हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते तो हम आग्रह करते हैं, भाई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप सूर्योदय के पहले जाग जाओ। तो इससे यहां से प्रारंभ करो। रात्रि का भोजन सूर्यास्त के समय तक होना चाहिए, हम कहते हैं। ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं, कर पाते, हमारी जीवनचर्या ऐसी है, तो आप सोने के 2 घंटे पहले कर लो। ऐसी छोटी छोटी चीजें इसमें जोड़ो। तो व्यवहारिकता रखने पर हमारा शरीर अभ्यस्त होता जाता है, और इसी अभ्यास का परिणाम है कि जैसे जैसे वो कस्टम होता जाता है, वैसे वैसे वो आगे बढ़, मैंने स्वस्थ होता जाता है, इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। और एक पहलू है, बाकी की चर्चा मैं अभी नहीं करने वाला हूं, आहार विहार
और कुछ विरुद्ध आहार, इसकी चर्चा कमलेश जी करेंगे। मसाले और औषधीय पौधों की चर्चा भी वे करने वाले हैं। मैं थोड़ा इससे आगे और बढ़ता हूं। व्यायाम, और व्यायाम के साथ साथ हमारी स्पिरिचुअलिटी। भारत एक स्पिरिचुअल देश है। हर व्यक्ति का फेथ है किसी न किसी में, उसकी उसकी मान्यता है, वो उसका पालन करता है, और जब उसका पालन करता है तो उसका अनुभव भी करता है। हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कुछ न कुछ व्यायाम करने की आवश्यकता है। युवा व्यक्ति है, उनके शरीर की क्षमता अधिक होती है, वे व्यायाम करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। सोचना चाहिए। समय कम रहता है, कम जानकारी है, तो हम कुछ उपक्रम कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर जाना है तो वाहन से क्यों जाना, हम पैदल जा सकते हैं। हमको 2 मंजिल 3 मंजिल जाना है तो लिफ्ट से क्यों जाना, हम सीढ़ी से जा सकते हैं। घर की गृहिणियां रहती हैं, उनको समय कम मिलता है, लेकिन अपना जो हाउस होल्ड वर्क है उन्होंने वही करना शुरू किया तो उनका कुछ न कुछ व्यायाम उसी से हो जाता है। तो वैसे कुछ कुछ काम करते रहना तो व्यक्ति की का थोड़ा बहुत व्यायाम हो जाता है। और एक पहलू है इस इम्यूनिटी को बढ़ाने में, और उस पहलू पर आगे आने के पहले मैं एक उदाहरण देता हूं। आज से लगभग एक 20-22 वर्ष पहले एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने। एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हो गए हैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा। उन्होंने और भी पहले एक पुस्तक लिखी थी, द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, सफल जीवन के 7 आध्यात्मिक नियम। आज भी वो मिल जाती है, बहुत पतली सी पुस्तक है, वो एक्सरसाइज बुक है। पहले फुल सर्कल ने उसका प्रकाशन किया था, अभी प्रभात प्रकाशन ने उसका प्रकाशन किया है। उसमें 7 नियम है। उसका पहला ही नियम है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, अर्थात पूर्ण सामर्थ्य का नियम। व्यक्ति अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग कैसे करे, इसके लिए उसमें कुछ उपक्रम बताए हैं। और उसमें पहला ही उपक्रम है मौन रखना। और मौन रखने के बारे में एक वर्णन भी दिया है कि केवल हम आंख बंद करके बैठ गए, ये मौन नहीं है। ये तो ठीक वैसे ही है कि जैसे हम अपने कमरे में बंद हैं और हमको अपने विद्यालय में जाना है, तो हम अपने कमरे में से निकल के पहला स्टेप जिधर बढ़ाते हैं, उस दिशा में बढ़ाते हैं, वो पहला स्टेप है। हम जैसे आंखें बंद करते हैं, हमारे मस्तिष्क में चलने वाले विचार हमारे मस्तिष्क की स्क्रीन पर वेव्स के रूप में आते जाते हैं, और थोड़ी देर में हम जब चुप रहते हैं, वो विचार और तेज गति से आते हैं। चूंकि हमने तय किया है कि चुप रहना है, बोलना नहीं है, तो और तेज गति से आते हैं। लगता है कि हमको बोलना चाहिए, झुंझलाहट होती है। और अगर व्यक्ति ने उस अवस्था को थोड़ा सहन कर लिया, तो थोड़े दूसरे इच्छा में वो देखता है कि धीमे धीमे उसके मस्तिष्क में जो विचार बहुत तेजी से चल रहे थे, वे धीमे धीमे शांत हो। मस्तिष्क की स्क्रीन एकदम क्लियर स्काई की तरह हो जाती है, और केवल स्काई की तरह क्लियर नहीं होती, तो वो शांति का अनुभव करता है, उसको आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे समय में उसका मौन तब प्रारंभ हुआ, ये मानना चाहिए। और इसलिए ये जो मौन है, ये मौन आंतरिक ताकत को बढ़ाता है, धैर्य पेशेंस क्रिएट करता है, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, हमारे इनोवेशन को बढ़ाता है, हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। और इसीलिए यह जो मौन का अभ्यास है, यह हमारे लिए अपने को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा सरल साधन है। हर एक के पास है, हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, हम कहीं कितने भी कम समय से अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं। और एक पहलू है कि जैसे मौन है, वैसे ही और एक उल्टा प्रयोग है। एक घटना बताई देता हूं कि जो इस लॉकडाउन में ज्यादा परिणाम दिखलाई पड़ा उसका।
वो हुआ कि अंदर रहने के कारण से उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है, लोगों का तनाव बढ़ रहा है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, झुंझलाहट हो रही है उनको। स्ट्रेस किसी भी व्यक्ति को कितना घातक हो सकता है, हम सबने एक कहानी पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, कि एक बार एक व्यक्ति ने प्रयोग के आधार पर, प्रयोग करने के लिए दो मेमने लैम्स, उनको दो अलग अलग पिंजड़ों में बांध दिया। उनका समय से भोजन जलपान देता रहता था। एक मेमने के सामने दूसरे पिंजड़े में एक भेड़िए को ही बांध दिया। पहले वाला मेमना वो भेड़िए को देखता रहता था बराबर, दूसरे वाले मेमने को दिखाई नहीं पड़ता था। वो दोनों को समय से भोजन मिल रहा है, जलपान मिल रहा है, दोनों की केयर हो रही है। ध्यान में आया कि पहले वाला मेमना बहुत जल्दी ही धीमे धीमे करके मर गया। क्यों? वो भेड़ियों को देख के उसको स्ट्रेस होता था। उस स्ट्रेस के कारण से धीमे धीमे इम्यूनिटी कम होती चली गई, भोजन का भी प्रभाव नहीं हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरा वाला मेमना उसी कंडीशंस में था, वो चूंकि भेड़िए को देख नहीं सकता था, वो सामान्य अवस्था में था, वो जीवित रहा। छोटा सा प्रयोग यह बताता है कि स्ट्रेस यह कितना घातक हो सकता है। हाँ, कुछ स्ट्रेस अच्छे भी होते हैं, लेकिन यह जो नेगेटिव स्ट्रेस है, यह इम्यूनिटी को कम करते जाते हैं। और इसीलिए अपने को यह सोचना चाहिए। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए एक 4-5 बिंदु आते हैं, जिसके कारण से हमारी इम्यूनिटी प्रभावित होती है। पहला है कि हमको जो हमारी सिचुएशन है, हम जैसे भी हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो है हम ऐसे ही रहने वाले हैं। लॉकडाउन में रहेंगे, बाहर जाने के लिए मना है तो मना है, हमको स्वीकार करना। दूसरा, हर व्यक्ति की कुछ क्षमताएं होती है, अपनी क्षमताओं को पहचाना, नो योर लिमिट्स, उनके अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते हैं, यह काम। तीसरा, अपने को रीइन्वेंट करना कि मेरे पास समय है, मेरे पास ये क्षमता है, मेरी पास ये सिचुएशन है, मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। मैं अपने यूजुअल काम तो कर ही रहा हूँ, मेरी कोई हॉबी है चित्रकारी की, दूसरी भाषा सीखने की, कुछ भोजन पकाने की, कुछ कलाकारी करने की, करो। ये पॉजिटिविटी है, मेंटल स्ट्रेस को कम करने का माध्यम है। और आगे की चीज है ग्रेटिट्यूड। किसी ने कोई अच्छा काम किया, हम उसको धन्यवाद दें, तुमको समझ में आता है। पॉजिटिव थिंकिंग यह और एक पहलू है, और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके कारण से ये इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और इसलिए आज के समय में आवश्यकता है कि इस पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाना। कैसे सोचना? एक सरल उदाहरण, हम लॉकडाउन में हैं। एक प्रकार है, एक व्यक्ति सोचता है अरे कहाँ फंस गए हम तो, लॉकडाउन में जा ही नहीं सकते बाहर। वहीं दूसरा व्यक्ति सोचता है नहीं 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 नहीं, मैं इस लॉकडाउन में सुरक्षित हूं, मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा। ये पॉजिटिविटी है। फंस गए, ये नेगेटिविटी है। हमने सोचना शुरू किया, हो कहीं मुझे ना हो जाए, मुझे थोड़ा सा ऐसा ऐसा होने लगा है, कुछ कुछ कल्पना करने लगे तो हो जाएगा, ये नेगेटिविटी। नहीं, मेरी दिनचर्या ठीक है, भोजन ठीक है, मैं स्वस्थ हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, ये पॉजिटिविटी। और इसलिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना, यह आज की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, हम हर व्यक्ति परिवार का अंग है। एक दूसरे को समझना, मेंटल स्पेस देना, एक दूसरे की लाइकिंग डिसलाइकिंग को समझना, लाइकिंग डिसलाइकिंग के हिसाब से व्यवहार करना। पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार के दूसरे सदस्य हैं, उनको भी स्पेस दीजिए, वे भी अपनी बात कह सके, हम भी अपनी बात।
हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, अपनी गुण ग्राहकता के कारण अपने को सीखना, यह और एक का। वैसे ही हम मोबाइल पे बात करते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं। हम कैसे डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस के पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हम अपने। यह जो एनालिटिकल पावर है हमारी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आती कि नहीं आती? नहीं तो नेगेटिव सोचना शुरू किया तो नेगेटिव नेगेटिव होते होते कहां तक जाएंगे आप? डिप्रेशन में चले जाएंगे। और इसीलिए ये जो पॉजिटिव सोच है, यह व्यक्ति को भी, परिवार को भी और समाज को भी यह एक उत्साह में रखती है, स्वस्थ रखती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती रहती है। इसलिए यह एक पहलू है। इसमें एक कठिनाई आती है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो दूसरे प्रकार से सोचता है। उसको लगता है कि अमेरिका में जो होता है वही सही है, हमारे यहाँ तो सब बेकार है। उसको अपने देश की हर चीज खराब लगती है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना होगा पिछले बार में, उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि हम जो हर बात में मल्टीनेशनल्स का उदाहरण देते थे, उनका ही सहारा लेते थे, इस लॉकडाउन में इस स्थानीय वस्तुओं ने ही, स्थानीयता ने ही, लोकल चीजों ने ही हमारी रक्षा की है। आपातकाल में या विपत्ति काल में हमारे आसपास की जो चीजें रहती है वही हमेशा काम में आती है, और उन्हीं से ही हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए ऐसे विषयों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम अपने देश के विषयों को कैसे देखते हैं? उदाहरण के लिए हमारे भारत के समाज में जो इनहेरेंट पावर्स हैं, अंतर्निहित शक्तियां, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं क्या, देखते हैं क्या? इनहेरेंट पावर्स, उदाहरण के लिए अभी कोरोना कालखंड में सारी राज्य सरकारें एक साथ काम कर रही हैं, ये हमारी विशेषता है। अभी प्राकृतिक आपदा आई, पूरा देश एक साथ बंगाल उड़ीसा के साथ खड़ा हो गया। उड़ीसा के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने आपस में सरकार के साथ मिलकर के रातों रात 3 लाख व्यक्तियों को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, और एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। ये हमारी इनहेरेंट पावर्स है। राजनीतिक कारणों को छोड़ दीजिए तो सभी राजनीतिक दल एक दिशा में काम कर रहे हैं, सेनाएं एक दिशा में काम कर रही है। कोरोना से लड़ना है तो सारे रेलवे ने भी 22,000 आइसोलेशन वार्ड्स, आइसोलेशन कोचेस बना दिए। महिंद्रा जैसी कंपनी ने भी और वेंटिलेटर्स बनाना शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य कि यह जो हमारी इनहेरेंट पावर्स है, इनको पहचानना, इनको समझना, यह भी एक पॉजिटिविटी है। हम ध्यान करें, धीमे धीमे हमारे अनुभव में आएगा कि हमारी ये इम्यूनिटी, ये ऐसे सोच से, हमारी ऑप्टिमिस्टिक नेचर से ये बढ़ती जाती है। इन सबके कारण से कुछ बाय प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। पेशेंस, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। हमारी क्रिएटिविटी, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। हमारा इनोवेशन, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। और इसीलिए इस इम्यूनिटी को हम छोटे छोटे उपक्रम करके हम बढ़ाते रह सकते हैं। जहां हम भोजन, आहार विहार से बढ़ा सकते हैं, वहां व्यायाम, पॉजिटिविटी, सोच, ऑप्टिमिस्टिक नेचर, इन सब से इसको बढ़ाते रह सकते हैं। आयुर्वेद इसमें सहायक है। आयुर्वेद केवल रोग आधारित नहीं है। आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के को स्वस्थ बनाए रखते हुए आगे की सारी पूरी प्रक्रिया को तय करना, यह और आयुर्वेद के अंतर्गत है। और इसीलिए इस कोरोना कालखंड में हमारे द्वारा होने वाले छोटे छोटे उपक्रम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और केवल इम्यूनिटी को बढ़ा नहीं रहे तो हमको भी सुरक्षित रख रहे हैं। ये कोरोना का कालखंड है, एकदम समाप्त नहीं होगा। हर पेंडेमिक का एक पैटर्न है, वो धीमे धीमे खत्म होता है, ट्रेलिंग है।
आज से पहले एक प्रोसेस चलती थी कभी, जिसको हर्ड प्रोटेक्शन बोलते थे, कि 2/3 आबादी को इन्फेक्टेड होने दीजिए, उससे जो इम्यूनिटी डेवलप होगी तो रेस्ट 1/3 को बचाएंगे। लेकिन अभी की स्थिति वैसी नहीं है। अभी की स्थिति में हमने लॉकडाउन करके इन्फेक्शन रेट को इतना कम कर दिया कि 2/3 तक पहुंचने की नौबत ही ना आए और हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। और इसमें हम सफल रहे, उसी का परिणाम है कि इतने कम इन्फेक्शन हुए, इतने कम मोर्टेलिटी रेट है, इतना अच्छा रिकवरी रेट है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि हमारी इसी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ निष्कर्ष रूप में अगर कहना हो, ये कोरोना रहेगा, हम भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हम अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, समाज को भी स्वस्थ रखेंगे, तो हमारे ये छोटे छोटे उपक्रम हमसे लेकर के समाज तक ये सुरक्षित रखने में सहायक होंगे। मुझे लगता है मुझे इस समय इतना ही बोलना चाहिए। भारत माता की जय। Sir, thank you very much for sharing your valuable guidance and on stress management and various ways of boosting immunity and sharing your experiences also. Sir, thank you very much once again. May I request now our another speaker, that is Dr. Kamlesh Dwivedi sir, to kindly enlighten us. Sir, Dr. Kamlesh Dwivedi sir. नमस्कार आप सबको। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके प्रतिपालक मेंटर डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी। एक बात और बता दूं कि डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय जी केवल आरोग्य भारती के नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही 5 NGO नस्या, आयुर्वेद व्यासपीठ, विश्व आयुर्वेद परिषद और जिज्ञासा, इन 5 के प्रतिपालक हैं और पूरे संपूर्ण देश की आप स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। आज इस सभा में उपस्थित माननीय कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्रा जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर ज्योतिराम साहब, सभी फैकल्टी मेंबर्स, विद्यार्थी और मित्रों, काफी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं हम लोगों को कि इस कोरोना कालखंड में हमें करना क्या है। हमारे पास सब कुछ रहेगा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिन देशों के पास पैसा है, जिनके पास शक्ति है, वो भी इस समय संज्ञा शून्य से दिखाई पड़ते हैं। और इसके पीछे कारण यही है, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, कि हमको इस कालखंड में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। और इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती, इसके लिए कुछ समय लगेगा, कुछ उपक्रम करने पड़ेंगे और कुछ हम करते भी हैं। थोड़ी बातें हम करते हैं कि आखिर इम्यूनिटी या व्याधि क्षमता तो है क्या। द सिक्योरिटी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज, नॉन ससेप्टिबिलिटी टू द पैथोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। शरीर में फॉरेन प्रोटीन को प्रवेश करने पर उन्हें निष्कासित करना या उन्हें नष्ट करने की शक्ति, इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। बाह्य संक्रमण के प्रति शरीर में प्राकृतिक रूप से या अर्जित रूप से जो प्रतिरक्षा बल, जो रेजिस्टेंस है, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। शरीर में प्रविष्ट एंटीजन के प्रतिषेध में उत्पन्न एंटीबॉडीज के माध्यम से जो कार्य होता है, उससे हम इम्यूनिटी कहते हैं। और ये बता दें कि अधिकांश, जैसा आप लोग सब लोग जानते भी हैं, कि अधिकांश एंटीजन प्रोटीन के रूप में होते हैं। एंटीजन एंट्री जब होती है शरीर में, तो वो बॉडी के किसी पार्ट्स को स्टिमुलेट करते हैं और फलस्वरूप शरीर में एंटीटॉक्सिन्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में बेसिकली जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं या स्प्लीन्स हैं, स्प्लीन में ये विशेष रूप से होती हैं। और जो सीरम में पाए जाने वाली जो प्रोटीन है, स्पेसिफिक प्रोटीन, जो इम्यूनोग्लोबुलिन जिन्हें हम कहते हैं, ये मुख्य रूप से उसके कारण होते हैं। कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो IgG है, जो एंटीबॉडीज अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव पायोजेनिक वायरल इन्फेक्शंस टॉक्सिन के लिए है। IgA जो है एंटी डिप्थीरिया, एंटी ब्रुसेल्ला के लिए है। IgM जो है ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस के लिए है। IG एंटी एलर्जी
या एंटीबॉडीज के लिए। तो एक प्रकार से आप देखिए कि शरीर का जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो स्वाभाविक, जिसकी चर्चा हमारे डॉक्टर साहब ने की कि ये स्वाभाविक जो है कुछ जाति में, कुछ देश में, कुछ कुल में किसी विशेष रोग के प्रति स्वाभाविक रूप से व्याधि क्षमता रहती है, और दूसरी होती है उपार्जित, जिससे हम एक्वायर्ड करते हैं, जिसे हमें एक्वायर करना है, बाहर से कृत्रिम उपायों द्वारा अर्जित, जिसे हम एक्वायर्ड कहते हैं। उपार्जित के भी दो भेद होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब सक्रिय, इसमें भी जो स्वाभाविक है, जैसे मान लीजिए हमें बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था, रोग संक्रमण हुआ था, उसके पश्चात हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बने, उसके पश्चात कभी भी हम लोगों को चिकन पॉक्स नहीं हुआ, क्योंकि एक प्रकार का हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज उत्पन्न हो गए। दूसरा है कृत्रिम, जो जीवित वैक्सीन या मृत किल्ड वैक्सीन या टॉक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें भी जो निष्क्रिय है उपार्जित में, जो पैसिव है, उसमें स्वाभाविक व्याधि क्षमता हमारे शरीर में होती है, जो माता से होती है, जिसको प्लासेंटल बोलते हैं, या माता के मिल्क में। आपने सुना होगा कि माता का जो पहला मिल्क होता है वो बहुत अच्छा रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करता है। इसके अलावा जो कृत्रिम है, उसमें हम लोग किसी विषाणु को किसी जानवर में देते हैं और उसके सीरम को निकाल करके उसको एक उचित मात्रा में अपने पेशेंट्स को या व्यक्ति को देते हैं और उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। इस प्रकार से ये पूरा जो कार्यक्रम है एक व्याधि क्षमता का होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें तो प्राकृतिक व्याधि क्षमता की चर्चा करनी है। कोविड-19 के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी, लेकिन थोड़ी बातें हम आपको बताएं कि 31 दिसंबर 19 को पहला केस चाइना में मिला, और कोविड का जो हम लोग कहते हैं कोरोना वायरस डिजीज, और 30 जनवरी 2020 को भारत में इसका पहला केस प्राप्त हुआ। इसका कारण जो है SARS-CoV-2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, और आज की तारीख में 1,65,799 केसेस रजिस्टर्ड किए गए, 71,106 रिकवर हो गए, 4,706 की आज तक डेथ हुई। जैसा सर ने कहा कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी है, डेथ रेट सबसे कम है, और इसके पीछे जो कारण है वो निश्चित रूप से हमारी शारीरिक, हमारी मानसिक और हमारे ऐसे दिनचर्या जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है व्याधि क्षमत्व, व्याधि बल विरोधित्व, यानी कि इंप्रूविंग द इम्यूनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, और दूसरा है व्याधि उत्पादक प्रतिबंधकत्व, क्रिएटेड बाय यूजिंग रेसिपीज विच आर एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल, जो भी हम कहें। तो ये थोड़ी सी बातें हम लोग कोविड के संदर्भ में कहते हैं, ज्यादा नहीं, हम केवल 40 साल पहले जाएं। 40 साल पहले कहने का तात्पर्य इसलिए कि हम लोग करीब 50 के ऊपर चल रहे हैं, और 40 साल पहले हमने अपने गांव में, मैं शहर की बात नहीं करता, गांव में अभी भी बहुत सी बातें जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जीवन दर्शन आयुर्वेद का, उसमें बहुत सी चीजें हम अपने जीवन में उतारते हैं। आयुर्वेद में भी जब चर्चा होती है तो आहार की बात होती है, विहार की बात होती है, सबसे बाद में औषधि की बात होती है, और उसमें बहुत सी औषधियां हमारे घरेलू जीवन में उपयोग भी होती हैं। व्याधि क्षमत्व के लिए आयुर्वेद में 3-4 शब्दों में कहा गया कि जो द्रव्य बल्य हैं, जो द्रव्य बृंघण हैं,
जो द्रव्य जीवनीय हैं, जो द्रव्य रसायन है, ये सारे जो हैं कहीं ना कहीं से ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। जब चर्चा हम करते हैं तो बहुत सी ऐसी औषधियां हम अनायास में अपने घरों में यूज करते हैं, लेकिन अभी ध्यान नहीं जाता हमारा। हम शुरुआत करते हैं अपने एक श्लोक से जो हमारे यहाँ एक स्पेसिफिक शास्त्र के रूप में वर्णित है, जो व्यक्ति के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है, व्यक्ति के लॉन्गेविटी को बढ़ाने के लिए है, व्यक्ति के मेंटल फैकल्टीज को इंप्रूव करने के लिए है। और इसके लिए कहा गया है कि वयः स्थापनम रसायन तंत्रम नाम वयः स्थापनम विच चेक्स द एजिंग, आयुर्करम which increases the longevity, medhakar means which improves the mental faculties, balakar which improves the immunity, and after that it is roga paharan samarthancha, it is also able to cure the disease. तो रसायन शास्त्र हमारे आयुर्वेद शास्त्र का प्रमुख जीवंत विषय रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ बातें हम तीन तरह से चर्चाएं करेंगे। एक, गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कुछ चर्चाएं की हैं। एक, हमारे घरों में हमारे जो यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, 40-50 के ऊपर के हैं, जो गांव के रहने वाले, उन्होंने देखा है। और तीसरा जो आयुर्वेद शास्त्र में वर्णन है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि दिनचर्या का मतलब यह है कि ब्राह्म मुहूर्त में कि 1 घंटे पहले उठना, लगभग 4:30 से 5:30 के बीच में, ठीक है, उसको परिमार्जित करने के दिशा में उन्होंने बहुत से विचार बताए। इसके अलावा जब हम कोरोना की चर्चा कर रहे होते हैं तो ये भी कहते हैं कि हम कैसे लोगों को एजुकेट करें। अभी चर्चा करेंगे कैसे एजुकेट करें। ये कहा गया साहब कि हम अपने हाइजीन कैसे करें, हाथ को बार बार धोएं, साबुन से 20 मिनट तक रगड़ के धोएं। ये टीवी पे सारी चीजें आ रही हैं। किसी के फिजिकल टच से बचें, हाथ मिलाना बंद करें, नमस्कार दूर से करें, पब्लिक प्लेस पे थूके नहीं, ग्लव्स का यूज करें, आंख, नाक, कान को बार बार न छुएं, मास्क पहने और घर से लौटने पर पूर्ण रूप से स्नान करें। अब इसमें से छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, इसमें कौन सी नई चीज हमने या शास्त्रों के अलावा हमारी बताई गई हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं थी। हमारे यहाँ शास्त्रों में ये सारी चीजें वैदिक काल से रही हैं, और वो वैदिक काल के जो विषय वस्तु रहे हैं वो परंपरा में आ गए। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में उसका और परिमार्जन हुआ, उसका लेखन हुआ। भीड़ से बचने की बात हम लोग, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या गवर्नमेंट अपना प्रोटोकॉल जारी करती है, 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, अपने घरों में रहें, आवश्यक हो तभी निकलें, और लक्षणों के बारे में चर्चा की। और मुख्य रूप से हमें लगता है कि हम यदि इनके बारे में जानते रहेंगे तो हम दूसरे को भी जागरूक कर सकेंगे। तेज बुखार, तेज खांसी, गले में खुश्की, सांस फूलना, शरीर में थकान, कमजोरी, भूख न लगना, ये अचानक किसी को प्रेजेंट होते हैं तो उसको आइसोलेशन में चला जाना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये बात हम लोग, इसके अलावा जो बूढ़े हैं उनके लिए विशेष रूप से ध्यान देने की चर्चा की गई है। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो बच्चे हैं, जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, जो कैंसर के मरीज हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, इनके लिए विशेष ध्यान की चिंता की गई। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें डाइट कैसा लेना है। ये बात कही गई साहब, गरम खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं।
और उस खाने में लिक्विड ज्यादा हो, सेमी सॉलिड ज्यादा हो, गरिष्ठ भोजन न करें, इस पर चर्चा की गई। आपने घरों में देखिए दाल बनती है, उसे जीरा से, हींग से और घी से छौंकते हैं। ये दीपन है, यानी अग्नि को या बायोलॉजिकल फायर को इंप्रूव करता है, भूख को बढ़ाता है। हम लोग घरों में बुखार होने पे तुलसी का पत्ता, अदरक, काली मिर्च, गुड़ की चाय पिलाते हैं। तुलसी सपोज टू बी बेस्ट एंटीवायरल, हर घर के आंगन में रखने का विधान हुआ करता था। ये सारी चीजें मैं आयुर्वेद शास्त्र के साथ साथ अपनी परंपरा को भी याद दिलाते हुए कर रहा हूं। सभी लोगों को याद होगा जब हम लोग गांव में रहते थे तो ये सारी चीजें हमारे दादा दादी फोरफादर्स हमें बताते थे, बताते भी नहीं थे, वो करते थे और हम उसको देख करके ग्रहण करते थे। खाने में हम लोग दालचीनी, सौंठ, त्रिकटु, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे घरों में यूज हो रही हैं। हाँ, कुछ चीजें हम आपको सजेस्ट करेंगे, जैसे आहार में परवल है, मूंग की दाल है, पाठा है, सिगरू है, वास्तुक है, जीवंती है, काकमाची है, द्राक्षा है, दाड़िम है, लहसुन है। ये कुछ चीजों का इस कालखंड में उपयोग करें। हमारे यहां हैवी यानी भारी भोजन के बारे में हमेशा से लोग कॉशियस रहे हैं। बहुत भारी, बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा फ्राइड, बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा ठंडा खाना नहीं खाएं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस, तनाव हमारे मन में आ रहे हैं, हम लोगों से संपर्क बढ़ रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंस तो करें, सोशल डिस्टेंस ना करें, प्रॉपर स्लीप करें। जैसा आपने कहा कि पूरी नींद लें, समय से सोएं। यदि आप 7 बजे खा लेते हैं, सूर्यास्त के बाद खा लेते हैं, 8-9 बजे सोते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर इम्यूनो बूस्टर्स। आप जल्दी सोएंगे, जल्दी जगेंगे, जल्दी जगेंगे, पूरी दिनचर्या आपकी बेहतर होगी। हमारे यहाँ आहार के बारे में जब चर्चा की जाती है तो अष्टविधि विशेष आयतन, ये 8 प्रकार के बताए गए। इसमें प्रकृति, नेचुरल क्वालिटी ऑफ द डाइट, हमारे जो अन्न हो रहे हैं उसकी क्या नेचुरल क्वालिटी है। हम सीजन की सब्जियां खा रहे हैं, कोई आवश्यक नहीं कि उस सीजन में वो सब्जियां खाई जाएं जो 150 रुपया किलो है। जिस समय उनका सीजन होता है वो 20 रुपया किलो उपलब्ध है, तो हम क्यों खाएं। हमारा केवल कहने का ये तात्पर्य है कि उस सीजन की सब्जियां खाएं जो उस सीजन में हो रही हैं, क्योंकि बिकॉज इट कंटेन्स द नेचुरल क्वालिटी। मेच्योर है कि नहीं है आप ये देखिए। देन करण, प्रिपरेशन आपका कैसा बन रहा है, उसमें ऋतुओं के अनुसार क्या क्या चीजें आपको चाहिए। शिशिर बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, याद भी नहीं होगा। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, और सबका अलग अलग ऋतुचर्या बताई गई। माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, अषाढ़ आदान काल में, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूष विसर्ग काल में। उनका डाइट अलग है, इसका डाइट अलग है। इसी तरह से संयोग, किस चीज को किस चीज के साथ खाना है। लोग मीट भी खाएंगे और दही भी खाएंगे। दही को उबाल करके सब्जी में डाल देंगे, सब्जी में फ्राई करके खाएंगे, क्या कॉम्बिनेशन, गलत कॉम्बिनेशन। राशि, कितना खाना है। हर व्यक्ति की अग्नि अलग अलग होती है, बायोलॉजिकल फायर सबका अलग अलग है। इसके अलावा डिजीज स्टेट, काल, कोई यदि बुखार का रोगी है तो गांव में देखिए पुराने चावल और मूंग की खिचड़ी लंघन करते थे। ऐसा कहा गया कि उससे अग्नि प्रदीप्त होती है। और कुछ उपयोग शास्त्र, रूल ऑफ यूज है, कैसे यूज करना है और उपयोगिता, यूजर कौन। इसके अलावा कुछ 12 आसन विचार किए गए हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध,
रुक्ष, द्रव, शुष्क, एककालिक, द्विकालिक, औषधि युक्त, मात्राहीन, प्रशमन कारक, वृत्ति प्रयोजन। यानी कि सबके लिए अलग, किसको एक समय भोजन करना चाहिए, किसको 2 समय भोजन करना चाहिए, बहुत उष्ण नहीं लेना चाहिए, बहुत क्या कहते हैं स्निग्ध नहीं लेना चाहिए, बहुत शीत नहीं लेना चाहिए। सबके कंडीशंस बने। लेट अस एसेस योरसेल्फ। बल्कि आदमी है, उसे गुरु आहार पसंद होगा, लेकिन मना करेंगे, कंट्रोल करें। ठीक है, 35 साल, 30 साल, 40 साल तक आप उसको ले रहे हैं, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर ले रही है, बट इट इज ऑल्सो कन्वर्टिंग इनटू आम। वो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में एकत्र हो रहे हैं एंड दे आर कॉजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, मे बी एथेरोस्क्लेरोसिस, maybe they are going to convert into the pre-diabetic stage. So prevent those things also. इसके अलावा हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि वैरोधिक आहार, विरुद्ध आहार। आम खट्टा है, पका हुआ आम भी खट्टा यदि आम है, उसको दूध के साथ मिलाकर मैंगो शेक बना के पी रहे हैं। दोनों विरोधी, एक खट्टा है और एक मीठा है, और उसमें ठंडा और डाल दिया आपने, बर्फ डाल दी। विद आप कुछ नहीं, केवल 1 गिलास मैंगो शेक पी लें और 2 घंटे बाद अपने को महसूस करें यू आर गेटिंग दैट योर बॉडी इज गोइंग टू बी हैवी। कोई मैंने नई चीज नहीं कही। इसी तरह से कुछ ऐसे अपथ्य बताए गए हैं हमारे यहाँ जो देश विरुद्ध है, क्लाइमेट के विरुद्ध है। हमारे देश में नहीं होता है, दूसरे देश से आ रहा है, हम उसका अधिक पैसा देकर उपयोग कर रहे हैं। क्या वो जरूरी है? केरल में रहने वाला व्यक्ति कोई आवश्यक है कि रोटी खाएगा, उसको वो सूट करेगा? काल विरुद्ध, मैंने ऋतु की बात। जाड़े में लोग आइसक्रीम पार्लर पर जाके खड़े होके आइसक्रीम खाएंगे, विरुद्ध होगा। अग्नि विरुद्ध, डाइजेस्टिव पावर आपके कमजोर है और आप हैवी खाना खा रहे हैं। मात्रा विरुद्ध, जितना आपको खाना चाहिए उसके अगेंस्ट खा रहे हैं। सात में विरुद्ध, आपको एडॉप्टेड नहीं है नॉन वेज खाने के और आप नॉन वेज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। दोष विरुद्ध, हमारे यहाँ 3 दोष कहे गए हैं, वात, पित्त और कफ। उनके बॉडी ह्यूमर्स, इनके अगेंस्ट नेचर के औषध का आहार लेना। संस्कार विरुद्ध, प्रिपरेशंस, ये पिज्जा, बर्गर, ये सब क्या है? सब इन्हीं के प्रारूप हैं। वीर्य विरुद्ध, पोटेंसी के अगेंस्ट। कोष्ठ के विरुद्ध, बावेल हैबिट आपकी कैसी है, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, यू हैव टू एसेस। देन अवस्थिक पेशेंट, आप किसी कंडीशन का, डायबिटिक है, आप हाइपरटेंसिव है, आप नमक खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, डायबिटिक है, आप मीठा खा रहे हैं, दवाई भी खाना चाहते हैं और मीठा भी खाना चाहते हैं। व्हाई नॉट टू कट दिस थिंग्स? देन क्रम विरुद्ध, हमारे क्या है, सबसे पहले खाने में मीठा खाइए, फिर अन्य का विधान, और सबसे अंत में कषाय, रस प्रधान आहार का क्रम खाने के लिए बताया गया। हम उल्टा खाएंगे, सबसे लास्ट में मीठा खाएंगे। परिहार विरुद्ध, थिंग्स टू बी अवॉइडेड। देन उपचार विरुद्ध, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आप उसके अगेंस्ट डॉक्टर ने मना किया, आप खा रहे हैं। पाक विरुद्ध, कुकिंग। संयोग विरुद्ध, कॉम्बिनेशन, मछली और दही खा रहे हैं। हृदय विरुद्ध, पैलेटेबिलिटी आपकी जो है उसके हिसाब से नहीं खा रहे हैं। और संपत्ति विरुद्ध, रिचनेस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी नहीं है, बढ़िया आहार नहीं है, सब्जियां नहीं है। देन विधि विरुद्ध, रूल्स ऑफ मील। ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में खाना खाने के पहले कही गई हैं। देन डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने मेंटल स्ट्रेस को कम से कम रखना है इस काल में। ये भी कहा डॉक्टर साहब ने कि हमको कोरोना के साथ आने वाले वर्षों तक रहना है, और कैसे रहना है इस पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत से लोग अब लॉकडाउन में थे, अभी भी हैं, बहुत से लोग ड्यूटी शुरू कर चुके हैं,
लेकिन क्या हम अपने हॉबीज को फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं? हम किताब लिखना कर सकते हैं, हम किताब पढ़ सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, सदस्यों के साथ। ये तो हालांकि बहुत सी चीजें हम लोगों ने इसमें अडॉप्ट कर ली। बच्चों को और बूढ़ों को जरूर समझें, सुने, उनके साथ समय दें और उनको इंकरेज करें। डॉक्टर साहब ने मेडिटेशन की बात की, एक्सरसाइज की बात की, और स्पेसिफिकली जो कोमॉर्बिड कंडीशंस में हैं, डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, दे शुड नॉट अवॉइड देयर मेडिसिन। उनको व्यवस्था करनी है, वो अपनी दवा पहले से एडवांस में रखें। अभी जैसे ग्रीष्म ऋतु चल रही, तो ऋतुचर्या में हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु में कहा गया मधुर लीजिए, द्रव लीजिए, बार बार लीजिए, कुछ चर्या, सवेरे उठिए, प्रकृति का आनंद लीजिए, खुले वातावरण में जाइए। क्या हम एसी से निकल करके अपने नेचुरल वातावरण, स्वाभाविक वातावरण का आनंद ले सकते हैं? अभी कुछ औषधियों की चर्चा हो रही थी। गुडुचि, ये बड़ा कॉमन नेम है, गुडुचि की चर्चा आप लोगों ने सुनी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ काढ़े की चर्चा की। कुछ चीजें आपको बता दें, गुडुचि पूरे हिंदुस्तान में पाया जाता है और गुडुचि इस वर्ष का प्लांट है, घोषित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, टेरोस्पोरा कार्डिफोलिया। कुछ नहीं करना, अपने उंगली के मोटाई के बराबर एक बित्ता यानी करीब 9 इंच का जड़ ले लें, उसको कूट करके पानी में बॉयल कर दें, काढ़ा पी, जूस निकाल के पी। आजकल टैबलेट उपलब्ध हैं, औषधि उपलब्ध हैं इम्यूनिटी इनहांसर के रूप में। तुलसी का सेवन हम ऑस्मियम सैंक्टम उसका कर सकते हैं। आंवला अभी सीजन नहीं है, लेकिन ड्राई पाउडर मिलेगा आंवले का सेवन सीजन में, तो जब तक सीजन हो उसका चोखा खाएं, उसको दाल में डाल के खाएं, उसकी चटनी खाएं, कम से कम 1 या 2 आंवला प्रतिदिन खाएं। अश्वगंधा अभी चर्चा हो रही है, विदेनिया सोमनीफेरा, इसके रूट यूज होता है, ये इम्यूनिटी इनहांसर के लिए आयुर्वेद में वर्षों से, और इसका भी उपयोग हो रहा है। और हम उन लोगों को दे रहे हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका जो लाक्षणिक रूप से भर्ती हैं, जिनका कोविड निगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों स्थितियों में हल्दी हम लोग यूज करते हैं। कुछ नहीं करना, हल्दी का पाउडर लीजिए, 1 गिलास पानी में डालिए, गरारा करिए, गला आपका अच्छा रहेगा, डिसइंफेक्टेंट रहेगा। और इसके साथ कुछ चीजें, च्यवनप्राश की चर्चा की गई, कॉमनली ओटीसी ड्रग है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म दूध के साथ लें। हरिद्रा खंड अवेलेबल है मार्केट में पाउडर के रूप में, द्राक्षावलेह। तो ऐसी कुछ औषधियां इसकी चर्चा की गई है। आप एक चीज और ध्यान दें, हम लोग जब छोटे थे, 50 साल पहले की बात मैं कह रहा हूं, दादी की सारी चिंता ये रहती थी कि बच्चे को शरीर में मालिश करना है। जो नवजात शिशु होता था उसको 6 महीने तक, साल भर तक उसकी 2 बार मालिश होती थी, जो भी घर में तेल उपलब्ध हुआ करता था। वो शरीर के मसल्स को स्ट्रांग करता था, सर्कुलेशन को इंप्रूव करता था, बॉडी में वो बल प्रदान करता था और बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता था। इसीलिए गांव के लोग आज भी इम्यूनोलॉजिकली शहर वालों से ज्यादा स्ट्रांग हैं। कान में तेल डालना, सप्ताह में 1 बार सब लोग, घर के बच्चों को, बड़ों को, सब लोग तेल डालते थे। हम लोग को यदि ध्यान हो। इसके अलावा नाक में सरसों का तेल 2 बूंद ऐसे लिया हाथ में, नाक में सूंघना, नेजल पैसेज जो है वो आपका क्लियर रहेगा।
जो वे बताया गया है कोविड के लिए, नेजल पैसेज से पास करता है, कान में तेल डालें। ये हमारी कुछ चीजें हैं जो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। जब भूख लगे तभी खाएं, और बाकी बातें हमारे डॉक्टर साहब ने कही, इस समय उसका क्या होना चाहिए। आपने कभी ध्यान दिया, पूजा होती है तो धूपन करते हैं, उसमें गुग्गल या लोबान डालते हैं जस्ट टू प्यूरिफाई द एटमॉस्फियर, कपूर डालते हैं, देशी घी डालते हैं। इट गिव्स ए प्लेजर टू माइंड एंड बॉडी बोथ। कुछ स्थानों पे जहां पे देखा होगा आपने कि घर के बाहर नीम के पत्ते को इकट्ठा करके और उसको जलाने का विधान है शाम को, विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से मुक्ति, मच्छरों से मुक्ति और पूरे वायुमंडल को शुद्ध करने का एक सुंदर उपाय। बहुत सी चीजें अपने घरों में मिल जाती हैं। हम सवेरे शाम क्या काढ़ा पी सकते हैं, और ये रिकमेंडेड है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। मुलेठी है, दालचीनी है, पिपली है, काली मिर्च है, सौंठ है, धनिया है, सीरीस है, तुलसी है, जो भी उपलब्ध हो, एक पाउडर बना के रख लें। 2 कप पानी में 1 चम्मच डालें, उबाल कर जब 1 कप रहे तो गर्म चाय की तरह पिए। जिन्हें बहुत ज्यादा चाय की इच्छा हो तो एक चाय पत्ती भी डाल लें, दूध न डालें, सवेरे शाम पिए। ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। परंपरा देखिए, हम कुछ बातें परंपरा से भी लेना चाहेंगे। कभी जो हम लोग किसी व्यक्ति के मरने पर घाट जाया करते थे, घाट से आने के पश्चात परंपरा में यह है कि घर से बाहर ही मिर्ची का टुकड़ा दांत से काटना, कुल्ला करना, पैर धोना, घर में घुसने के पहले पूरा स्नान करना, पूरे वस्त्र धोना, ये परंपरा में रहा है। और ये माना जाता है गांव में कि साहब पता नहीं वो किस बीमारी से मरे हैं, तो हम लोगों को धो लेना चाहिए। मतलब एक इन्फेक्शन का जो सोर्स है उसको वॉश आउट कर दिया। हम आज ये कर रहे हैं, आज करने के लिए कह रहे हैं कि बाहर से आने के बाद से आप नहाएं, और ये हमारे यहाँ पहले से होता आया है। गांव में सबके यहाँ अपनी गाय होती थी, और गाय के दूध से बेहतर कोई बढ़िया इम्यून बूस्टर नहीं है। हमारे यहाँ आजस्विक रसायन की बात की गई है। आजस्विक रसायन मीन्स ऐसा आहार, दूध, दही, घी जो हम परंपरा काफी दिनों से यूज करते आ रहे हैं, घरों में प्रैक्टिस में उसके हैं, ये आपको बॉडी की इम्यूनिटी को इंप्रूव करते हैं। जैविक अनाज के बारे में थोड़ी सी आपके बारे में चिंता होनी चाहिए। क्या हम जैविक अनाज ले पा रहे हैं? मेरा समय लगभग समाप्ति की ओर है, मैं 3-4 मिनट में अपनी बातों को समाप्त करूंगा। सूर्य के सामने अर्ली मॉर्निंग आधे घंटे नहीं 15 मिनट बैठना, सूर्य को अर्घ्य देना, ये परंपरा में रहा है विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए। अब हम लोगों को विटामिन डी की कैप्सूल लिखते हैं, टैबलेट लिखते हैं। जो चीज नेचुरली हमें मिल रही थी उसे हम लोग भूल गए। हमारे यहाँ तो ये भी विधान है कि आप अपना नाखून काटें, आपने कोई वस्तु स्पर्श कर दी, आप बाल कटा के आए हैं, आपको नहाना है। बड़ों को उठ के प्रणाम करना कितना बढ़िया एक विधान है। घर में जितने बड़े हैं सबको प्रणाम करके आओ। इट वॉज ए टाइप ऑफ एक्सरसाइज। लोगों की उनकी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, एनर्जी को प्राप्त करने का सुंदर तरीका।
एक चीज और चर्चा करूंगा, उपवास। क्या हम लोग 15 दिन में एक दिन उपवास रख सकते हैं? ऑटोफेजी पे नोबेल प्राइज मिला है। यानी कि एक दिन यदि आप उपवास रहते हैं तो शरीर में लंघन होता है, हमारे शास्त्र कहते हैं। लेकिन एक विदेशी व्यक्ति कहता है कि उसकी वजह से जो शरीर के टॉक्सिन से दूर होते हैं। हमारे यहाँ लोग परंपरा रहते आए हैं। प्रसूति होने पर घर में व्यक्ति को आइसोलेशन, जो गर्भिणी जिसको बच्चा पैदा हुआ ऐसी माता को आइसोलेशन कर दिया 16 दिन तक के लिए, 14 दिन के लिए। इट वॉज जस्ट टू प्रिवेंट द इंफेक्शन, इट वॉज द आइसोलेशन। ये कुछ, किसी को सर्दी हो गई, हल्दी का काढ़ा दूध पका के देने का, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ कुछ परंपरा में भी होती आई हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम परंपरा की तरफ लौटे, हम आयुर्वेद के सिद्धांतों की तरफ लौटे, जो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही कठिन होगा। एक नया परिवेश होगा भारत का इस कोविड काल खंड के दौरान ही, और यदि हम इन चीजों का पालन कर पाए तो हम अपनी लॉन्गेविटी बढ़ा सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सारे संयोजकों को इस कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।